हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार गुप्ता आप सभी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो अभी तक जैसे हमने देखा, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा क्या कि आपका कॉलम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि कॉलम क्या होता है, ठीक है, उसका यूज क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है और फिर क्यों पढ़ते हैं हम लोग कॉलम। ठीक है, कॉलम का फिर हमने इंड कंडीशन देखा, कॉलम किसे कहते हैं वो पढ़ लिया, स्टड किसे कहते हैं ये पढ़ लिया। फिर इंड कंडीशन के बारे में हम लोग बेसिकली 4 इंड कंडीशन देखे थे। पहला आपका था बोथ इंड हिंज्ड, ठीक है। दूसरा था आपका वन इंड हिंज्ड एंड वन इंड फिक्स्ड। तीसरा आपका था वन इंड फ्री, सेकंड इंड इज फिक्स्ड, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि फ्री और फिक्स्ड या फिक्स्ड और फ्री, ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। और एक और आपका था, आप बोल सकते हैं कि दोनों एंड फिक्स्ड था, ठीक है। इस तरीके से हमने 4 आपका क्या देखे थे, इंड कंडीशन देखे थे और 4 इंड कंडीशन पे हम लोग बेस्ट आपका चारों का इफेक्टिव लेंथ देखे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे आपका यूलर्स इक्वेशन और उससे पहले पढ़े थे यूलर्स थ्योरी, ठीक है। यूलर्स थ्योरी क्या बोलता है, आपका कुछ पैरामीटर बताए थे, एजम्पशन बताए थे, 7 एजम्पशंस बताए थे। पहला आपका था कि होमोजीनियस होना चाहिए, वेट को निगलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज हमने अभी तक प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। उससे आगे उसके फिर यूलर्स फार्मूला पढ़े थे, उसके लिमिटेशन पढ़े थे। आज उसी के आगे आपको बात करते हैं, ये आपका कॉलम एंड स्टड जो भी आपके जो सिलेबस में दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम, ठीक है, उसी का सेकंड पार्ट है आपका। तो ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया है यूलर्स इक्वेशन क्या होता है, यूलर्स थ्योरी क्या होते हैं, उसकी क्या मतलब क्या बोल सकते हैं कि एजम्पशंस हैं, तो ये सारी चीज देख ली है। आज हम लोग अभी बात करने वाले हैं आपका उसी के आगे में रेनकाइन थ्योरी, ठीक है। रेनकाइन थ्योरी आपका एक उसी में आता है, आपका ये बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम के अंदर करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेनकाइन थ्योरी और उसके रेनकाइन फॉर्मूले के बारे में देखेंगे, ठीक है। और उसके से रिलेटेड आपका जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है वो बताएंगे और उसके साथ आज हम लोग आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम का एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। चलिए अब देखते हैं कि बात करते हैं आज का जो लेक्चर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रही है कि रेनकाइन थ्योरी फॉर स्टड या कॉलम, ठीक है। रेनकाइन थ्योरी कहने का क्या मतलब हुआ, रेनकाइन थ्योरी मतलब कि एक रेनकाइन आपका कोई साइंटिस्ट थे, ठीक है। वो आपको थ्योरी दिए थे किसके, कॉलम और या स्टड के बारे में, ठीक है। वो क्या बोले थे या फिर उनका क्या कंडीशन था या फिर बोल सकते हो कि आपका इनका मतलब एजम्पशंस क्या था। तो ये जो किए थे, इट एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग कॉलम, ये शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। फॉर वेरी शॉर्ट कॉलम, बहुत छोटे कॉलम के लिए उन्होंने बताया था कि पीसी क्या होता है आपका, क्रिटिकल लोड, ठीक है, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था। आपका पीसी पढ़े थे वहां पे भी, पीसी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, ये पढ़े थे आपने यूलर्स इक्वेशन, कोई ठीक है। यानी क्रिटिकल लोड है आपका किसी भी कॉलम पे, क्रिटिकल लोड बोलने वाला क्रिटिकल कंप्रेसिव लोड की बात कर रहा है, इक्वल टू सिग्मा सी इनटू एरिया, ठीक है। ये सिग्मा सी आपका दिया रहता है, मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, या फिर किसी किसी मटेरियल की ये वैल्यू दी रहती है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो ये हमें डायरेक्ट दी रहेंगे, उसकी एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वेरी शॉर्ट कॉलम के लिए सीधा सीधी ये फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं, क्रिटिकल निकाल लेते हैं, क्रिटिकल आपका लोड। यही चीज तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे यूलर्स में। यूलर्स केवल आपका लॉन्ग कॉलम के लिए होता है, रेनकाइन आपका शॉर्ट कॉलम एज वेल एज लॉन्ग कॉलम के लिए होता है। तो शॉर्ट कॉलम का तो बात यही खत्म हो जाता है, यानी कि शॉर्ट कॉलम में अगर कुछ भी पूछ दिया, बस सीधा सीधी बोल दिया कि शॉर्ट कॉलम दिया हुआ, मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इतना दिया हुआ, तो आप क्रिटिकल लोड निकाल के दिखाइए, एरिया दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दें, बहुत सिंपल होता है। अब आपका लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं कि लॉन्ग कॉलम की क्या होती है, लॉन्ग कॉलम के लिए कौन सी फार्मूला एप्लीकेबल होती है, उसके बारे में हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट से समझनी है। तो फॉर लॉन्ग कॉलम द यूलर्स फार्मूला, हम लोग अभी यूलर्स फार्मूला जो कल मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, तो बेसिकली क्या था आपका, ध्यान से देखिए, यही चीज था, ये था, यहां पे देख सकते हैं पी यूलर या पीसी इक्वल टू क्या था आपका, आई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई
स्क्वायर, ये लिखे थे कल, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोले थे, यूलर्स फार्मूला। तो यहाँ पे भी वही चीज है, यूलर्स फार्मूला को हम लोग लॉन्ग कॉलम के लिए लिए हैं, ठीक है। तो लॉन्ग कॉलम की अगर बात करते हैं तो आपका यूलर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। अब इसी को एलोबरेट करेंगे, आई क्या होता है आपका, कल बताए थे आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉलम, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉलम, ये कॉलम का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, तो आई को दो तरीके से डिफाइन करेंगे। ये तो मान लिया जाए आपका रेक्टेंगुलर रहेगा तो अलग उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक होता है आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और एक आपका होता है सिंपली सा आप बोल सकते हैं कि आपका डायमेंट्रियल वैल्यू होती है। तो दो वैल्यू होती है, तो सिंपल सा हम लोग एक ही सिंपल सा वैल्यू रेडियस वाली बात की करते हैं। तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू लेंगे वो डायरेक्ट आपको अभी हम बता देते हैं, ये चीज आपको ज्यादा समझ नहीं आएगी तो हम वहां पे बताएंगे। आप पढ़े हुए होंगे थोड़ा सा भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप समझ सकते हैं आई बराबर क्या होता है आपका a इंटू के स्क्वायर, वेयर k इज नोन एज, k को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। के को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ए आपका क्या हो गया, एरिया मतलब ए हो गया आपका कॉलम का एरिया, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ कॉलम। तो ये तो आपका हो गया कि रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। तो इसीलिए आई को हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, देख लो ध्यान से देखना, ये आई को ही चेंज करके हम लोग लिख दिए यहाँ पे ए के स्क्वायर, बाकी वही स्ट्रेटेजी उतार दिए, मतलब कि पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर लिख दिए, ई को ये लिख दिए, एल स्क्वायर को एल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब इसके आगे में इसी को फर्दर हम लोग लिख सकते हैं। देखो अब ये टर्म को एक साइड कर लो, एक टर्म को, तो ये पाई स्क्वायर ई और ए, पाई स्क्वायर ई ए, इसको अलग कर लिए। यहाँ पे भी के स्क्वायर एल स्क्वायर है, यानी के बाय एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं आपका यूलर फार्मूला क्या बन गया हमारा, पाई स्क्वायर ई ए के बाय एल का होल स्क्वायर। ये आप यूलर्स फार्मूला में भी कर सकते हैं। अभी तक हम लोग रेनकाइन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक केवल बस रेनकाइन में शॉर्ट कॉलम के बारे में पढ़े। तो ये शॉर्ट कॉलम जनरली सारे के लिए होती है, चाहे आप रेनकाइन की देख लीजिए चाहे यूलर, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब लॉन्ग कॉलम में रेनकाइन की बात आती है, यानी कि रेनकाइन थ्योरी। फिर से अब यहाँ से थ्योरी स्टार्ट होती है कि रेनकाइन फार्मूला या रेनकाइन थ्योरी। तो अब यहाँ से आपकी बात होती है रेनकाइन थ्योरी की। तो रेनकाइन थ्योरी क्या बोलता है आपका, जैसे कल यूलर थ्योरी कुछ बोले थे, कुछ एजम्पशन माने थे, ये भी कुछ एजम्पशन माने और एक थ्योरी बताए, और ये बताए कि 1 अपॉन पी रेनकाइन, ठीक है, 1 अपॉन पी रेनकाइन। पी रेनकाइन का मतलब क्या है, लोड की बात कर रहा है यहाँ पे, ये आपका क्या है, लोड है, ठीक है। जो भी लोड है आप बोल सकते हैं, लोड बोल सकते हैं, या फिर फोर्स बोल सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स, या लोड बोल सकते हैं, कंप्रेसिव लोड, वही बात कर रहा है। 1 अपॉन पी रेनकाइन इक्वल टू 1 बाय पीसी। पीसी का मतलब है क्रिटिकल लोड की बात कर रहा है, क्रिटिकल लोड, ठीक है, प्लस 1 अपॉन यूलर्स लोड, ठीक है। जो भी आपका यूलर्स का लोड आया, ठीक है, ये भी हम लोग क्रिटिकल लोड ही बोलते थे, इसको पी यूलर्स की तरह बोल दिया। तो यहाँ पे हमने पी यूलर्स के फार्मूला रखेंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये होती है कि ये चीज हमारा जब भी डेराइव करते हैं, मतलब इस फार्मूले में पी यूलर्स की वैल्यू रख देते हैं, पीसी की वैल्यू रखते हैं, पीसी की वैल्यू सिंपल सा पीसी ही रख देते हैं, ठीक है, पीसी रख दिए, और उसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पीसी देखो यहाँ पे जो पीसी है, पीसी की जगह पे सिग्मा सी और इनटू ए लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिटिकल लोड लिखकर पीसी की वैल्यू इस तरीके से लिखते हैं। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आपको आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं, इसलिए हम लोग डेरिवेशन नहीं कर रहे, ये डेरिवेशन के बाद आपको फाइनल रिजल्ट आता है पी रेनकाइन इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस स्मॉल ए, कांस्टेंट है, एक टर्म है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म स्मॉल ए है, इनटू एल ई अपॉन के का होल पावर 2, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस इतना सारा चीज हमको याद रखना है, छोटा सा। अब ये ए क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि ए इक्वल टू आपका क्या होता है, सिग्मा सी, ठीक है, सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर बाय 2
पाई स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर इनटू ई, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आपका ए क्या होता है, एक प्रकार का कांस्टेंट है, ठीक है, रेनकाइन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको हम लोग, रेनकाइन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार का रेनकाइन कांस्टेंट है, मान लेते हैं सिंपल सा। और इसकी वैल्यू देखो, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक प्रकार का आपका प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की। देखिए सिग्मा सी आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर रहा है। अभी हमने बताया था आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कि ये मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कहने पर कि मतलब किसी भी बॉडी की मैक्सिमम से मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड कितना हम लगाएंगे ताकि ये फेल ना हो जाए, उस लोड को हम लोग मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड बोलते हैं। तो ये हर एक मटेरियल की अपनी अपनी वैल्यू होती है, यानी कि वो प्रॉपर्टी होती है। ई आपका क्या है, एक प्रकार का प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये भी आपका एक प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी, और पाई स्क्वायर आपका क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए ये टोटल आपका रेनकाइन कांस्टेंट किसी हर एक प्रॉपर्टी या हर एक मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसलिए इसको हम लोग एक कांस्टेंट मानकर ए डिनोट कर लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, हम लोगों को याद क्या रखना, ये फार्मूला, ये भी फार्मूला डायरेक्टली हम लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ये भी फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ये तो है ही भैया यूलर वाला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से कल का हमारा जो चैप्टर था वो रिवाइज हो गया। बस थोड़ा सा रिवीजन में आपका बच क्या गया है, ये कि आपका 4 कंडीशन होते हैं, 4 इन कंडीशन, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। पहला आपका बोथ एंड हिंज, थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेना, बोथ एंड हिंज। इसमें अगर एल लेते थे लेंथ, अगर मान लीजिए कॉलम का, तो इसमें अगर इफेक्टिव लेंथ की बात करो तो ये क्या हो जाता था, इफेक्टिव लेंथ भी आपका एल के बराबर हो जाता था। वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड इज हिंज्ड, ठीक है। इस तरीके से अगर बात करते हैं तो ये आपका एल यहाँ पे लेंथ था, तो ये क्या हो जाता था, एल इफेक्टिव बराबर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या हो सकता था, L/√2, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला कीजिए तो बहुत अच्छे से बनेगा। वन एंड फिक्स, अदर फ्री, ठीक है। अगर एल लेंथ का हो तो ये क्या हो जाता था, एल बराबर, एल इफेक्टिव बराबर 2L। और आपका यहाँ पे अगर बात करते हैं कि बोथ एंड फिक्स्ड, और एल अगर इसका लेंथ ले लिए तो ये एल इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, L/2, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन देखिएगा, आप अभी तो आप लोगों को पता ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन आप लोग देखे नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं, हम अपनी अनुभव से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक जगह, हर एक एग्जाम में, आपका एग्जाम में, सेमेस्टर का एग्जाम में, एसबीटी का जो सिलेबस है वहां तो आपका ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपका कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये जो ए की वैल्यू है रेनकाइन कांस्टेंट की, अब इसकी वैल्यू का कुछ हम अंदर मटेरियल्स के लिए हमने लिख रखा है, ठीक है। आपका सिग्मा सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो भी लिख रखा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक नजर इस पे भी डाल लीजिए कि कौन कौन सी मटेरियल होती है, ठीक है। जो मटेरियल है उसकी सिग्मा सी यानी कि मैक्सिमम कंप्रेसिव, आप बोल सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करते हैं, और यहाँ पे ए की बात करते हैं। एक अपर क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहला है आपका माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, 324 MN, मतलब मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि मेगा पास्कल बोल सकते हो। 320 मेगा पास्कल होता है माइल्ड स्टील का कंप्रेसिव स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू यानी कि रेनकाइन कांस्टेंट की वैल्यू 1/7500, ठीक है, यानी कि 1/7500। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यहां से भी क्वेश्चन बनता है। आप आगे जाएंगे ऑब्जेक्टिव जब देखिएगा, जब आप आगे बनाइएगा तो आपको वहां पे ये सारे वैल्यू आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वहां पे याद कीजिएगा। कास्ट आयरन का क्या होता है, 550 मेगा पास्कल होता है। और अगर बात करें रेनकाइन कांस्टेंट का तो होता है आपका 1/1600, यानी कि 1/, आप बोल सकते हैं 1600। रॉट आयरन का क्या होता है, 250 मेगा पास्कल होता है, आपका कंप्रेसिव मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस की लोड। और अगर रेनकाइन कांस्टेंट की बात करते हैं तो 1/9000 होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग टिम्बर की बात करें, कोई टिम्बर का मतलब क्या होता है, लकड़ी होती है। ये सारे मटेरियल
ये सारे हमारे मटेरियल है। ये भी आपका मटेरियल नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। ये आपका एक प्रकार का लकड़ी है, टिम्बर मतलब लकड़ी होती है, लकड़ी का मोटा मोटा डंठल को हम टिम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग टिम्बर का कंप्रेसिव स्ट्रेस की मतलब मैक्सिमम लोड की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो होती है आपका 50 मेगापास्कल। समझ में आ गई कि 50 मेगापास्कल होती है, और ए की वैल्यू क्या होती है 1/750, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम एंड स्टड का जितना भी थ्योरी था हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो ये आपका ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड। हाँ, तो देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, वो समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A steel rod 5 meter long and of 40 mm diameter is used as a column with one end fixed and other free. Determine the crippling load by Euler's formula. Take E equal to 200 GPa, मतलब कि 200 गीगापास्कल। तो देखिए जो चीज हमें दिया हुआ उसको हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि हमने कुछ लिख कर रखा है कि सॉल्यूशन लिख कर रखा है आपका। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हमने गिवन डाटा लिखे हैं। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है लेंथ ऑफ कॉलम। तो लेंथ ऑफ कॉलम को हम लोग एल से डिनोट किए, वो आपका कितना है 5 है, मतलब 5 मीटर। 5 मीटर को हम लोग अगर mm में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5000 mm, ठीक है। चूंकि 1 मीटर में कितना mm होता है भाई 1000 mm होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, mm में हो गई। डायमीटर आपका दिया हुआ है, तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है आपका कि आपका कॉलम है जिसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड आपका क्या है फ्री है। तो देखो इस तरीके से कोई कॉलम है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी न्यूमेरिकल बनाइए, आपको डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉलम मान लिया है जिसका लेंथ दिया हुआ है L, ठीक है। डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कहने का क्या मतलब हुआ D इक्वल टू कितना दिया हुआ 40। कैपिटल डी मान लो, स्मॉल डी मान लो, हम लोग कैपिटल डी मान लेते हैं, इतना m। यानी कि ऊपर से जब देखोगे तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये सर्कुलर टाइप का दिखेगा, और ये आपका कितना 40 mm, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसके बाद बोल रहा है डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड बाय यूलर्स फार्मूला, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप इस पे लोड लगाइए और ये लोड की वैल्यू हमें बताइए कि ये बकल हो जाए, यानी बकलिंग लोड की वैल्यू बताइए, मतलब इतना लोड लगाइए कि ये बकल होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये बात बोल रहा है, यानी कि ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे, पीसी पूछ रहा है आपसे, यही रेड कलर में जो हम बनाए वही चीज पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग को यूलर्स फार्मूला की अगर बात बोला तो यूलर्स फार्मूला क्या होता है पहले हम लोग रिकॉल करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े हैं यूलर्स फार्मूला। तो आपका यूलर्स फार्मूला क्या होता है पीसी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये कौन सी कंडीशन है? अगर ये इसको बात करें तो वन एंड फ्री एंड अदर फिक्स्ड, ठीक है। तो यहां पे एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या आती है एल इफेक्टिव, ठीक है। एल इफेक्टिव आपका क्या हो जाएगा 2L के बराबर हो जाता है, ठीक है। एल इफेक्टिव आपका क्या हो जाएगा 2L के बराबर। तो यहां से एल इफेक्टिव की वैल्यू भी रखनी है हमें, आई की वैल्यू भी रखनी है। सबसे बड़ी बात तो आई हम लोग को निकलेगा कैसे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़े होंगे सर्कुलर सेक्शन का क्या होता है, फॉर सर्कुलर सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या होता है भाई, ठीक है। ये होता है आपका
पाई बाई 64 इंटू डी टू दी पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं। एली तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, एली बराबर 12। यहाँ से हम लोग अगर वैल्यू पुट करते तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू एमएम में रखेंगे। आप क्यों रखेंगे वो अभी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, इतना आपका इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू हो गई। यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। पाई बाई 64 इंटू डी के पावर 4। डी के पावर 4 का मतलब डायमीटर, डायमीटर कितना है। ठीक है, देखो सेम यूनिट में रखना। ये अगर एमएम में दिया है तो इसको भी एमएम में कर दिए। ठीक है, एक ही यूनिट में रखने से हमें न्यूमेरिकल में वैल्यू सब कुछ सही निकलती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए। सारे लोग के पास कैलकुलेटर होनी चाहिए, जितने भी लोग ये चीज आप लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, नहीं है तो आप खरीद लीजिए, आपको पूरे इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर काम देती है। दूसरे के भरोसे कैलकुलेटर के लिए मत रहा कीजिए कि वो दे देंगे हम मुझसे काम चला लेंगे। चलिए हम कैलकुलेटर में मतलब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले शिफ्ट दबाकर आपको यहाँ पे क्रॉस इंटू 10 टू द पावर x की पाई मतलब बटन दबाना है, तो ये पाई आ जाएगी। पाई डिवाइडेड बाय 64 कर दीजिए। ठीक है, 64 कर दिए। इसके बाद क्या करना है, इनटू करना है। और ठीक है, और इसके बाद आपको 40 टू द पावर क्या करना है, 4 कर देना है। तो ये आपका यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगा 12566.7061। इतना mm टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि I की वैल्यू हमें आ गई। या तो कहीं में बहुत सारे इक्वेशंस में मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको I की वैल्यू डायरेक्ट दे देंगे। अगर नहीं दिए हैं तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, I निकल गई आपकी, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू यहाँ से इतनी mm में आ गई है। ठीक है, इतनी mm आ गई है। तो अब इस वैल्यू को इस फार्मूले का यूज करेंगे और यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि PC, ठीक है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं PC इक्वल टू क्या हो गया, पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को ऐसे डिजिट रखना है इनटू ई की वैल्यू दे रखा था। ई बोला था क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है उसमें आप देख लीजिए। ई बराबर कितना दिया हुआ है, ई इक्वल टू आपका 200 गीगा पास्कल दिया हुआ। ठीक है, गीगा पास्कल दिया हुआ। गीगा पास्कल कहने का मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर, अगर इसको हटा दे गीगा पास्कल को तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9। अब पास्कल, पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया, लेकिन हमारा सारा यूनिट एमएम में है तो इसको भी एमएम में कर देंगे। तो एमएम में करने के लिए क्या करेंगे, 2 बार 1000 को इंटू 1000 से गुना कर देंगे। इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर 1000 इंटू 1000। देखिए हम बहुत बेसिक से बता रहे हैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा एमएम स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे 9 10 टू द पावर 9 का मतलब क्या होगा, 1 पे 9 जीरो है। ठीक है, 3 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ खत्म हो जाएगा। तो ये ऊपर में क्या बचेगा, ओवरऑल आपको बचेगा 200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हमारा यूजफुल डाटा है जो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, 200 इंटू 10 टू द पावर 3 आपका क्या हो गया, ई की वैल्यू हो गया, इंटू आई की वैल्यू कितनी निकाले हैं, आई की वैल्यू जो भी निकाले हैं वो पुट कर देंगे। आई की वैल्यू निकाले हैं 12566.7061। ठीक है, ये आपकी आई की वैल्यू हो गई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर होता है, याद रखना 2 इंटू 5000। पूरे को कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिएगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 248। हम कर ही देते हैं आपको कैलकुलेट, इंटू 200 इंटू 1000 इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5000 2480.50। ठीक है, इतना आपका न्यूटन आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो कि सर ये न्यूटन, क्योंकि लोड है तो न्यूटन आएगा, हम लोग किलो न्यूटन कहीं लेकर ही नहीं चले हैं।
अगर इसको मान लिया कि हमको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका पीसी या पीई की वैल्यू आपका आ जाएगा 2.48। ठीक है, इसके बाद छोड़ दो और कोई वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं। इतना किलो न्यूटन आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा और लिखिएगा तो आपको फुल का फुल मार्क्स मिलेगा, जितने भी नंबर का होगा। 6 नंबर में आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा पूरा 6 नंबर मिलेगा। इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल के बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम का ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आप लोगों को लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, वो भी आपका एक चैप्टर होता है बीटेक में। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे केवल आपको इंट्रोडक्शन बतानी है, यानी कि स्लोप क्या होता है वो बताएंगे आपको, डिफ्लेक्शन क्या होता है वो बताएंगे, और उससे फॉर्मूले 2 कंडीशन के लिए देखा जा रहा है उसके लिए आपको हम बताएंगे। उसके बाद जैसा भी आपका सिलेबस में दिया हुआ वो सारी चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर आज का बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर आप बोल सकते हैं कि आप कंटिन्यू अपना स्टडी जारी रखिए और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए।